मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9th का साइंस मॉडल प्रश्न पत्र बता रहा हूँ जो परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आने वाला है। आप लोग इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा और ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में है, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका डायग्राम हम खींचते हैं। जैसे एक सर्कल है, ये हम लोग सर्कल लेते हैं और r त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या r है, यहाँ से यहाँ तक r त्रिज्या है। वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। मतलब जैसे वस्तु यहाँ से ऐसे घूम रही है, ऐसे चल रही है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा। मतलब ये कुल मिला के अर्धवृत्त बन रहा है, इस टाइप का अर्धवृत्त बना। तो इसका विस्थापन क्या होगा। तो वस्तु की प्रारंभिक ये स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2r। सही आंसर इसका सी होगा, 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होती है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। मतलब इसका सही आंसर होगा डी, त्वरण। अब त्वरण इक्वल टू होता है v - u/t। तो ये त्वरण का निकालने का सही फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी SI इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर विस्थापन का SI मात्रक जो होता है मीटर होता है, वेग का जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का होगा। सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी समय ग्राफ का ढाल किसका मान बताता है। तो दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेग का मान बताता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन की प्रथम गति नियम क्या कहता है। इसमें है कि किसी वस्तु का वेग, कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक या अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जड़त्व, बल, संवेग, त्वरण, इस सब को ऑप्शन दिया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए होगा। जड़त्व का परिभाषा मिलता है। मतलब जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसे एक समान गति की अवस्था में या एक समान विरामा की अवस्था में बनाए रखती है। तो इसका ये सही आंसर जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करती है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होती है। तो जड़त्व निर्भर करेगा वस्तु का द्रव्यमान पर। मतलब सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, तो न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो यहाँ पर न्यूटन का गति का प्रथम नियम ये तो जड़त्व का परिभाषा देता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, यही मतलब कि होगा इसका सही आंसर। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि F जो होता है ma होता है। तो यहाँ पर न्यूटन के दूसरा गति नियम, ये फॉर्मूला को हम लोग सीख किए थे। आगे क्वेश्चन है, इसमें 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों
यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड क्या चीज़ है, ये भी है, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और ये 0.5 किलोग्राम क्या चीज़ है, तो द्रव्यमान है जिसको m से डिनोट करते हैं, तो m का मान है 0.5 kg। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका संवेग क्या होगा, तो संवेग निकालने का सही फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। तो इस पर हम लोग बैठाते हैं, तो m का मान यहाँ पर ले लेते हैं 0.5 गुने 10, एक पॉइंट को हटा देंगे, 10 नीचे करेंगे, कटेगा तो 5 मीटर, 5 मीटर नहीं होगा, 5 kg पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जड़त्व का परिभाषा मिलता है, और ये जो होता है सब जड़त्व के कारण ही होता है कि कोई वस्तु पहले से विराम में है तो उस पर सवार यात्री भी विराम में रहना चाहता है, लेकिन गाड़ी जैसे अचानक ये गति में होता है तो उसका निचला हिस्सा विराम जड़त्व के कारण विराम में रहना चाहता है, लेकिन उसका शरीर का ऊपरी हिस्सा वो गति में आने के कारण पीछे झुक जाती है, इसका विरोध करती है। इसलिए इसका सही उदाहरण होगा न्यूटन का प्रथम गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कार्य की एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, सही आंसर सी होगा। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसी पिंड का द्रव्यमान जो है चंद्रमा पर 40 kg है, तो इसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो द्रव्यमान चाहे चंद्रमा पर रहे वस्तु या पृथ्वी पर रहे, उसका द्रव्यमान दोनों बराबर होता है, सभी जगह समान होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि m का मान हो गया 40 kg और g का मान यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की सतह पर लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग निकालते हैं भार, मतलब वेट इक्वल टू हो जाएगा mg, इसको गुना करते हैं 40 गुने 9 तो गुना करने पर 40 गुने 9.8, इसको हटाते यहाँ पर 10 0 0 कटेगा, मतलब 98 को 4 से गुना करने पर 392 न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन है, जब कोई पिंड कंपन करता है तो उसका आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मतलब कि किस रूप में जानेंगे, अपवर्तन तो हो नहीं सकता, परिवर्तन हो नहीं सकता, विरल या संपीड़न। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, संपीड़न होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि प्रवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है।
तो जहाँ ध्वनि परिवर्तन के कारण पूरा सुना देती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो गूंज बोलेंगे। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? तो सबसे कम आकर्षण बल किस पदार्थ में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, रुई, दूध, चीनी। तो आकर्षण बल सबसे यहाँ पर देखते हैं कि आकर्षण बल गैसों में सबसे कम होता है, तो इसमें गैस कौन वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? तो पदार्थ का मतलब कि द्रव जो है वो पानी द्रव रूप में होता है, तो किस अवस्था में पानी ठोस भी होता है और तरल दोनों होता है? तो इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री। ए नंबर इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, तो उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, मतलब विलयन जो बनता है, तो विलयन इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। तो यहाँ पर 100 ग्राम जल है और 20 ग्राम चीनी है, तो विलयन की सांद्रता हो जाएगा 120। विलयन की सांद्रता कितनी होगी? 120 और विलेय की सांद्रता है 20। तो इसका प्रतिशत में निकालेंगे तो 20/120 गुने 100। यहाँ पर एक 0 काटेंगे, फिर यहाँ से 10 दूनी और 6 दूनी, फिर 3 दूनी और 5 दूनी, तो यहाँ पर 10 बचे 50/3। इसको हम लोग भाग देंगे तो 16/2/3%। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। सी। घनत्व का एसआई मात्रा क्या है? तो न्यूटन तो बल का होगा, पास्कल जो है दाब का होगा, केजी पर घन मीटर, ये होगा सी नंबर इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन है, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? तो यहाँ पर कहता है यह एक विषमांगी मिश्रण है, यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। मतलब निलंबन क्या है? टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, यह समांगी मिश्रण है। तो इसका सही आंसर सी होगा, यह एक विषमांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सी नंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 में है, कपूर और नमक की मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? तो वाष्पीकरण से तो केवल ये कपूर, नमक और कपूर मिला हुआ है ना, तो इसमें ऊर्ध्वपातन विधि से हम लोग अलग करेंगे। तो इसमें ये कपूर जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, वह अलग हो जाएगा और उसके खत्म हो जाएगा। 20 में कहता है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो इसका सही आंसर जो होगा द्रव्यमान संख्या मतलब m जो होता है, यहाँ पर m इक्वल टू जो होता है वो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब p + n। ये इसका सही होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, 21 क्वेश्चन में है NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि नाइट्रोजन, N के मतलब नाइट्रोजन, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 14 होता है। N का कितना हो गया? N का 14 होता है। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 14U, और हाइड्रोजन का देख रहे हैं 3 परमाणु है, तो एक परमाणु का इसका जो होता है
एक परमाणु का इसका होता है 1, तो 3 परमाणु का 1 गुने 3 बराबर 3U हो जाएगा। तो आणविक द्रव्यमान होता है, ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, मतलब 14 और 3 17U हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन है, तो स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं, ये गलत है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व? तो निम्नलिखित में कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका ऑप्शन है 2 मोल जल, 1 मोल जल, 200 मोल जल, 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जल का मात्रा जो दिया हुआ 36 ग्राम है, और 36 ग्राम जल में कितना मोल होगा? तो जल का आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं, तो इसका होता है जल का आणविक द्रव्यमान H2O का हो जाएगा 18U। तो यहाँ पर 36 को 18 से भाग कर देते हैं तो 2 आता है, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर खाली स्थान आवेश रहता है, तो यहाँ पर 1 0 -1 2, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के मतलब होता है ऋण, ये उदासीन कण, इलेक्ट्रॉन उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश ही नहीं रहता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। पच्चीस क्वेश्चन में है कि अल्फा कण क्या है? ऋण आवेशित प्रोटॉन होता है, ऋण आवेशित हीलियम परमाणु होता है, धन आवेशित प्रोटॉन होता है, धन आवेशित हीलियम परमाणु, तो इसका सही आंसर होगा डी। ये अल्फा कण जो होता है धन आवेशित हीलियम परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होती है। कि किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में जो अंतर होता है वो न्यूट्रॉन के भिन्न संख्या के कारण ही होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसमें ए नंबर जो है वो सही आंसर है। 27 नंबर में कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो गोल्जी उपकरण, प्लेस्टिड, और ऑप्शन है लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसका यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सही आंसर इसका होना चाहिए प्लेस्टिड बता रहा है बी में, तो बी में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए था। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। 29 क्वेश्चन में है, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो 16 को आधा हम लोग करते हैं, तो 16 को आधा हो जाएगा 8, तो इसमें हम लोग सही आंसर 8 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया चित्र किस ऊतक का है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दिया गया जो चित्र है वो पेरेन्काइमा का है, तो सही आंसर ए होगा।
31 क्वेश्चन में बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो बादाम का जो छिलका बना होता है वो स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। 32 क्वेश्चन में मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला वो संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, मसल्स। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, कंडरा मतलब कि टेंडन। इसका सही आंसर टेंडन होगा, बी नंबर। 33 क्वेश्चन में जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना, उनके पोषण के तरीके, उनके जनन के तरीके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीवों के वर्गीकरण का जो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण होता है तो उनके शरीर की जो कोशिका की रचना होती है वो होगा, मतलब सही आंसर इसका बी होगा। नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो नील हरित शैवाल जो आते हैं वो मोनेरा के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो मोनेरा होगा, ए नंबर। ए नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलिनिंडा, आर्थ्रोपोडा, माल्स्का। तो ये सही आंसर इसका होगा बी नंबर होगा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कौन सा रोग वायरस से होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में टाइफाइड, ये जीवाणु से होने वाला है। हैजा भी जीवाणु से, मलेरिया भी जीवाणु से। तो यह मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। और सही आंसर इसका देखते हैं कि कोरोना, मतलब कि जो पिछले 2 साल पहले मतलब कि कोरोना का बहुत महामारी फैल गया था। तो कोरोना एक वायरस से होने वाला रोग था। तो इसका सही आंसर होगा कोरोना। 37 क्वेश्चन में संक्रामक रोग के उदाहरण है पोलियो, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्षय रोग जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 38 क्वेश्चन में ग्रीन हाउस गैस है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होने वाला। तो इसका सही आंसर सी है। 39 में दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? तो यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन है ऑप्शन में, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है। तो पौधों की वृद्धि के लिए या पौधों के पोषक के लिए नाइट्रोजन गैस जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। तो इसका सही आंसर नाइट्रोजन होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है 40 में, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन है ऑप्शन में, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ऑक्सीजन तो विषैला हो नहीं सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के विषैले अणु है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के अणु है जिसका अणु सूत्र होता है O3। तो ये विषैले अणु है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराते रहूं। जय हिंद, जय भारत।